मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा, यह जो महाविद्यालय है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना से एफिलिएटेड महाविद्यालय है और विश्वविद्यालय ने जो बीएड प्रथम वर्ष का कोर्स का पाठ्यक्रम बनाया है, उसी पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम 6 पेपर है, अर्थात कोर्स 6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अर्थात जेंडर मीन्स लिंग, स्कूल मीन्स विद्यालय, सोसाइटी मतलब समाज। तो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो पाठ्यक्रम है, जो पेपर है, वह जो है विश्वविद्यालय के द्वारा 50 अंकों का पेपर निर्धारित किया गया है। यह जो 50 अंक है, विद्यार्थियों को 40 अंक का प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय अपने स्तर से लिखित परीक्षा कराता है और शेष 10 अंक जो है वह महाविद्यालय अपने स्तर से छात्रों के असाइनमेंट से एवं कोर्स 6 के लिखित जो कॉलेज महाविद्यालय प्रांगण में जो कोर्स 6 का जो क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से उसको 10 अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार से जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम का टोटल मार्क्स 50 अंक का है। अब आइए, जैसा कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने पाठ्यक्रम का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा कि जैसे कि कोर्स 6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर मीन्स लिंग, सोसाइटी मीन्स जेंडर मीन्स लिंग, स्कूल मतलब विद्यालय और सोसाइटी का मतलब समाज। अब एक लिंग है क्या, अब इस पे चर्चा का विषय बनता है। तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में एक ही लिंग का चर्चा मिलता है, वो है शिवलिंग, यानी शिव जी का लिंग, जिसकी समस्त हिंदू मानव जगत भगवान शिव की लिंग की पूजा करता है और शिव हमारे आराध्य देव हैं। तो ये हो गया हमारे पुराणों और ग्रंथों की बात। पर यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात आती है। तो यहाँ जब पाठ्यक्रम में जब आ जाते हैं तो यहाँ जेंडर का महत्व दूसरा कुछ है। जेंडर का महत्व यहाँ पर है, यानी लिंग का महत्व है महिला और पुरुष से, बालक और बालिका से लगाया जाता है। अब आइए देखिए, चित्र के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले ये लिंग है। अब लिंग के 2 भेद किए जा सकते हैं, पुरुष एवं महिला। पुरुष एवं महिला। अब ये पुरुष और महिला जो हमारे समाज में, जो हमारे शिक्षा के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जो जेंडर में असमानता है, उसको हम शिक्षा के माध्यम से और समाज में उनको मान सम्मान के माध्यम से ये अंतर को समाप्त कर सकते हैं।
प्रकार से हम बोल सकते हैं कि महिला और पुरुष को विद्यालय के माध्यम से शिक्षा दे करके उनमें जो अंतर है, जो मतभेद है, चाहे वह जनसंख्या का हो, चाहे वह शिक्षा का असमानता हो या अंतर हो, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, या किसी प्रकार का असमानता, मतभेद, अंतर हम शिक्षा के माध्यम से ही प्रदान कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। और इसमें जब अंतर समाप्त हो जाएगा, असमानता समाप्त हो जाएगी, तो हम उनको, लड़कियों को एक अच्छे समाज में व्यवस्थित तरीके से जीवन यापन करने के लिए ससम्मान पूर्वक व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुवादी राष्ट्र वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न वर्ग के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। और भारत ही नहीं, लगभग सभी देशों में महिला और पुरुषों में असमानता पाई जाती है। यह असमानता क्यों पाई जाती है? यह बहुत पहले से ही चर्चा का विषय रहा है कि लड़कों का पृष्ठभूमि जैसे शिक्षा है, राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में इनका अपना एक अलग स्थान है। जबकि महिलाओं का बालकों या पुरुषों की अपेक्षा वह स्थान नहीं है। इसी स्थान को उनके पुरुषों के समकक्ष पहुंचाने के लिए हमको लड़कियों को भी, बालिकाओं को भी अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा मुहैया करानी चाहिए, जिससे आज जो वर्तमान समय है, लड़के और लड़कियों में जो अंतर की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में या शिक्षा में, आर्थिक में, राजनीतिक में, तो उन सभी को हमें दूर करना होगा। और दूर करने का एक ही रास्ता और प्रयास है, वह है शिक्षा। जिस प्रकार से हम लड़कों को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से हमें लड़कियों को भी शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का भी मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। लड़कियां भी लड़कों के समान ही ससम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकती हैं। जिस प्रकार से लड़कों के 2 हाथ पैर, ठीक उसी प्रकार से लड़कियों के भी 2 हाथ पैर हैं। लड़के और लड़कियों में कोई भेद, कोई अंतर नहीं करना चाहिए। अगर हम अंतर करेंगे, मतभेद करेंगे, असमानता व्याप्त करेंगे, तो हमारा समाज दूषित हो जाएगा, जैसा आज आपको देखने को मिल रहा है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन्हीं कारणों को हमको ठीक करने के लिए शिक्षा के माध्यम से लोगों के विचारों को परिवर्तन करना होगा, और यह परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। हमें यह बताना होगा लोगों को कि जिस प्रकार से लड़के घर की सुरक्षा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, वृद्धावस्था में भी सेवा के लिए, आर्थिकोपार्जन के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार से लड़कियां भी, बेटियां भी समाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हमें लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। यही
मानव की सबसे अच्छी विचारधारा होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि समाज लड़कों के प्रति ज़्यादा ही लालच करता है, लड़कों की कल्पना ज़्यादा ही करता है। लड़कों की शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, अच्छी सुख सुविधा के लिए माता पिता उसके बहुत प्रयास करते हैं, जबकि उसी के विपरीत लड़कियों के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करते। यह एक आज समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इन्हीं समस्याओं को, इन्हीं कमजोरियों को, इन्हीं सब कमियों को हम आपके सम्मुख जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम के माध्यम से लड़के और लड़कियों को जागृत करेंगे कि समाज में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए जिस प्रकार से लड़कों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लड़कियों की। क्योंकि अगर लड़की इस सृष्टि पर नहीं होगी तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? क्योंकि सृष्टि की रचना तो स्वयं महिला है। अगर महिला नहीं होगी तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी, बालक बालिका का जन्म नहीं होगा, और अगर बालक बालिका का जन्म नहीं होगा तो यह सृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें लड़कियों को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए सभी अभिभावकों को विचारों में परिवर्तन लाना होगा। हम आपको एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियां समाज के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोई साइकिल का या कोई स्कूटर का या मोटरसाइकिल का दो चक्का होता है। अगर उन दोनों चक्कों में से एक चक्का कमजोर हो जाए या पंचर हो जाए या ना रहे तो क्या एक चक्के का अस्तित्व रह जाएगा? नहीं। जिस प्रकार से साइकिल के दोनों चक्के एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने में सहायक होते हैं, आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे मानव कल्याण के लिए, एक अच्छे सृष्टि की रचना के लिए महिला और पुरुष का होना अति आवश्यक है। दोनों की बराबरी का भागीदार, दोनों के हिस्सेदारी का भागीदार, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में उसको पूर्णतः स्थान प्राप्त होना चाहिए। कोई अगर एक वर्ग, पुरुष वर्ग विकास कर गया और महिला वर्ग विकास नहीं की तो अच्छे समाज की विकास की कल्पना हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को यह दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से पुत्रों का, बालकों का, बेटों का लालन पालन करते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे विद्यालय में, अच्छे समाज में मान सम्मान के लिए स्थान दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको अपनी बेटियों के लिए, अपनी बालिकाओं के लिए भी अच्छी शिक्षा, अच्छा समाज, अच्छा पहनावा, अच्छा भोजन देना होगा। तभी हम एक अच्छे समाज की, एक अच्छे मानव की कल्पना कर सकते हैं। अब जैसा कि बालक और बालिकाओं के शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो बालक के भी दो हाथ पैर रहते हैं और बालिका के भी दो हाथ पैर रहते हैं, दो आंख उनके होते हैं, दो पैर उनके भी होते हैं। तो शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, पर कुछ क्षेत्रों में अंतर होता है। जैसे रुचियों में, बालक और बालिका की रुचियों में अंतर होते हैं बाल्यावस्था के बाद, अभिवृत्तियों में और कुछ क्रियाकलापों
में भी अंतर होता है। अब आप कहेंगे रुचियों में कैसे अंतर होता है? बालक और बालिकाओं में शारीरिक संरचना तो एक ही होती है, चाहे वह बालक की हो चाहे बालिका की। 2 आंख 2 पैर सब कुछ बालक के और बालिका की होती है। खान पान रहन सहन सब कुछ वही होता है, पर धीरे धीरे पहनावा आदि बदल जाता है, रुचि बदल जाती है, क्रियाकलाप बदल जाते हैं, अभिरुचि बदल जाती है। अब रुचि आप कहेंगे कैसे बदल जाती है? एक बालक की रुचि कुछ अलग क्षेत्रों में होती है और बालिकाओं की कुछ रुचि अलग क्षेत्रों में होती है। बालक लोग अपना बाहर रहना घूमना पसंद करते हैं, जबकि बालिकाएं अपने घर के साज सजावट श्रृंगार आदि में रुचियां उत्पन्न होने लगती हैं बाल्यावस्था के बाद। धीरे धीरे जब बाल्यावस्था में, उसके बाद और किशोरावस्था में आते हैं तो रुचियां कुछ और बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से उनकी रुचियां, अभिवृत्तियां और क्रियाकलाप दोनों में कुछ अंतर होता है। अब आपको हम लिंग की यानी जेंडर की परिभाषा बताएंगे। जैसा कि जेंडर की परिभाषा को परिभाषित हुए हम कह सकते हैं, और हिंदी के व्याकरणाचार्यों ने भी कहा है, व्यवहारिक रूप से कहा है कि स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध हो तो पुरुषलिंग कह सकते हैं। पर यह कोई इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। यह इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, जब कोई स्त्री जाति का बोध हो तो हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, और जब कोई पुरुष जाति का बोध हो तो उसे हम पुरुषलिंग कहेंगे। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्त्री जाति से संबंधित सभी स्त्रीलिंग में आएंगे और पुरुष जाति से संबंधित पुरुषलिंग में आएंगे। अब महिला के गर्भ में स्त्री और पुरुष का निर्माण, इस संसार में, इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखता है, क्योंकि ये माता पिता पर डिपेंड या माता पिता पर निर्भर नहीं करता है। अगर माता पिता चाहें कि नहीं मुझे पुत्र ही हो या मुझे पुत्री हो, तो ये माता पिता के हाथ में नहीं है। ना ही कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी के यहाँ, किसी माता की, किसी महिला के 3-4 बेटियां उत्पन्न होती हैं, यानी पैदा होती हैं, तो उसके पिता वगैरह या पुरुष प्रधान समाज कहता है कि ये तो लड़की ही पैदा करती है, लड़की ही पैदा करती है। वह लड़की पैदा नहीं करती है, ये तो प्राकृतिक देन है, यह एक जैविक देन है, एक जैविक संरचना है। ये किसी के हाथ में नहीं है कि माँ चाहे तो बेटी पैदा करे चाहे तो पुत्री पैदा करे, किसी के हाथ में नहीं है। ये जैविक प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये ईश्वरीय गुण है, ये हम कह सकते हैं। आपको हम एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए। जैसा कि लोगों का मानना है कि हर माता पिता चाहता है कि हमारी बेटा ही हो, बेटी न हो, क्योंकि बेटी होगी तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, और जब पढ़ लिख लेगी तो एक अच्छा सा मोटा सा दहेज देकर विवाह करना होगा। तो इन्हीं सब विचारों के कारण, इन्हीं सब सामाजिक कुप्रथाओं के कारण कोई भी माता पिता बेटी नहीं चाहता है। इसलिए हमको शिक्षा के माध्यम से ये विचारधारा बदलना होगा और बताना होगा कि बेटा बेटी एक समान। जिस प्रकार से साइकिल के दोनों चक्के साइकिल को गतिमान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 चक्कों के समान ही एक महिला चक्का है और एक पुरुष चक्का है।
जब दोनों चक्के दोनों पहिए समान रहेंगे, मजबूत रहेंगे, चाहे वह शिक्षा के रूप में हो, चाहे वह मान सम्मान के रूप में हो, चाहे वह खान पान के रूप में हो, चाहे वह पहनावा के रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, जब स्त्री और पुरुष दोनों ही मजबूत रहेंगे और सुदृढ़ रहेंगे तो दोनों का समाज में अच्छे तरीके से जीवन यापन होगा और उनका अस्तित्व भी सामान्य रूप से बना रहेगा, अर्थात संतुलन रहेगा, असंतुलित नहीं होगा। जैसा कि आज स्त्री और पुरुषों में असंतुलित जनसंख्या उत्पन्न हो रही है। 1000 पे कहीं राज्यों में 820 महिलाएं हैं, कहीं 800 महिलाएं हैं, कहीं 840 महिलाएं हैं। यानी जो अंतर बढ़ रहा है, जो असमानता बढ़ रहा है, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस भावना को समाप्त करना होगा और लोगों में जागृत करना होगा कि बेटा बेटी प्रकृति के देन है, जैविक के देन है। इनको दोनों को ससम्मान पूर्वक, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ससम्मान पूर्वक इनका पालन पोषण कीजिए, उनका अच्छी से शिक्षा दीजिए, अच्छे से संस्कार दीजिए, जिससे आगे चल के समाज में मान सम्मान के साथ अपना समाज में जीवन यापन कर सके। आइए चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक महिला के गर्भ में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है कि गर्भ में बेटी होगी कि बेटा होगा। ये आपका हम चार्ट बना रहे हैं। चार्ट के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। किसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर, इस तरफ पुरुष, और इस तरफ हम लिख लेंगे महिला, दाएं साइड। अब जैसा ये दोनों लिंग हैं, पुरुष और महिला, लिंग के दो भेद हैं। तो महिला और पुरुष और महिला, लिंग के दो भेद। अब इनमें कुछ जैविक गुण होते हैं। महिलाओं में कभी पुरुषों में XY गुण होता है और महिला में XX यानी XX गुण होता है। अब यही गुणसूत्र लिख देते हैं, गुणसूत्र समझ लीजिए आप। गुणसूत्र दोनों में, पुरुषों में भी गुणसूत्र होते हैं और महिला में गुणसूत्र होते हैं। तो महिलाओं में XX गुणसूत्र, पुरुषों में XY गुणसूत्र। यही दोनों गुण बेटी या बेटा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका माने जाते हैं। जैसा कि पुरुष गुणसूत्र में अगर किसी महिला का गुणसूत्र XX और पुरुष का XX और महिला का XX गुणसूत्र मिलता है तो बालिका का जन्म होता है।
अगर महिला और पुरुष का XX गुणसूत्र मिलता है तो बालिका का जन्म होता है, और अगर महिला का X और पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है तो बालक का जन्म होता है। इस प्रकार से हम आपको चित्र के माध्यम से कह सकते हैं कि किसी महिला का, अगर महिला का XX पुरुष का Y, अगर XX अगर गुणसूत्र मिलता है, अगर महिला का भी X और पुरुष का भी X गुणसूत्र मिल गया तो महिला के गर्भ में बालिका का जन्म होगा। जब जन्म होगा तो बालिका का जन्म होगा, और जब महिला और पुरुष का XY गुणसूत्र मिलता है तो बालक का जन्म होता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह एक जैविक प्रक्रिया है। माता पिता के हाथ में नहीं है कि मुझे बेटा हो जाए, मुझे बेटी हो जाए। यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी महिला के गर्भ में बेटा या बेटी का उत्पन्न होना माना जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को यह दोष नहीं देना चाहिए कि नहीं, तुमने तो बेटी को जन्म दिया, तुमने तो बेटा को जन्म दिया। बेटी बेटा होना जैविक प्रक्रिया के हाथ में है, प्राकृतिक हाथ में है। इसलिए किसी महिला को यह दोष देना, यह प्रताड़ना देना, यह अपशब्द बोलना कि तुम बेटी ही पैदा कर रही हो, तो उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार पिता भी होता है। अगर दोषी हैं तो माता पिता दोनों हैं, क्योंकि दोनों के माध्यम से ही बेटा और बेटी का जन्म होता है, किसी एक के हाथ में नहीं है। इसलिए हमको बेटा और बेटी को समान रूप से, दोनों को ससम्मान पूर्वक उनका शिक्षार्जन करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, व्यवहारिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको शिक्षित करना चाहिए। आज यहीं तक पढ़ाते हैं, कल दूसरा विषय, दूसरा टॉपिक लेके आएंगे आपके सम्मुख। धन्यवाद, थैंक यू।